हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये है तीसरा मैच, और ये मैच के बाद या फिर इसके अगले वाले मैच के बाद से ही रेगुलरली जो है मार्च कप का सीज़न जो है शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। और हमारे लिए नेक्स्ट बड़ा जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होने वाला है वो यही होने वाला है। पिछले साल का तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। मैं ये बात अभी क्यों कह रहा हूँ, पहले मैच में नहीं बताया था क्योंकि रेगुलर नहीं शुरू हुआ था। लेकिन अभी से या फिर बहुत गलत अगर मैं नहीं हूँ तो एक मैच बाद से इसी के बीच में ही, मतलब ये मैच या अगले मैच से ही जो है रेगुलरली ये सीज़न शुरू हो जाएगा। और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही। पहले दो मैच में बहुत बुरा तो नहीं गया था, लेकिन बहुत सही भी नहीं गया था। कुछ हद तक सिलेक्शन परसेंटेज टीम्स जो है अच्छा कर गए थे। लेकिन ये मैच जो है यहाँ पर मुझे लगता है आपके पास काफ़ी अच्छे चांसेस बन सकते हैं। एक गलती हमने आखिरी मैच में कर दिया था, वो गलती मैं इस मैच में नहीं दोहराने वाला हूँ। वो क्या गलती थी मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा, और क्या क्या हम अलग हटके कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस्ड होगा। ध्यान से जो है पूरा वीडियो देखना। आई होप कुछ ना कुछ अलग तो आप ज़रूर लेके जाओगे। ये मैच होने जा रहा है फेमस वाका ग्राउंड पे। वाका मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एकेडमी, जो कि ऑफकोर्स आप समझ ही सकते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का घर है। वेदर की बात करें तो मुझे लगता है पूरा मैच होना चाहिए, फिर भी बारिश के थोड़े से चांसेस हैं। दूसरे इनिंग्स के आखिरी एक घंटे के भीतर अगर मैच मतलब 100 ओवर का होता है तो हो सकता है बारिश आपको देखने मिले आखिरी एक घंटे में। लेकिन मुझे लगता है मैच जो है पूरा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले सीजन की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है, ठीक है। उन्होंने फाइनल पे हराया था क्वींसलैंड को। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे स्थान पे ख़त्म किया था। साउथ ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही, मैं इनके बारे में एक बहुत ही यूनिक ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट मैं पिछले 4 साल से खेल रहा हूँ। मतलब आप कैसे हैं, पूरा मैंने खेला है 3 साल। चौथे साल में भी मतलब चौथा वाला जो साल है पीछे से, वहाँ पर भी मैंने कुछ मैचेस खेले थे। तो 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना हमेशा ही एक स्लो स्टार्टर मानी जाती है। स्लो स्टार्टर माने यही है कि शुरुआती मैचेस में उनके परफॉर्मेंस उतना अच्छे होते नहीं हैं। बैटिंग में इनकी तरफ से बहुत ही यूनिक एक टैलेंट्समैन एक परफॉर्मर होते हैं, लेकिन वो भी बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं। और बॉलिंग जो होती है इनकी, ये कभी भी इनकी स्ट्रेंथ होती नहीं है, ठीक है। मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, ध्यान से बस देखते रहो। आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से आगे होती हुई दिखेगी। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 2 सीजनों में एक भी मैच नहीं हारी है। 2 सीजन नहीं, मैं अगर पिछले 3 सीजनों की बात करूं तो इस ग्राउंड पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को कोई भी टीम अभी तक हरा नहीं पाई है। ज़्यादा मैचेस इस ग्राउंड पे खेलने को नहीं मिलते थे पिछले सीजन तक, क्योंकि ये इंटरनेशनल ग्राउंड है। लेकिन इस सीज़न में कुछ मैचेस इनको ज़रूर मिलने वाले हैं। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो पिछले सीज़न में अच्छा करके आए हैं। जिस मतलब टूर्नामेंट का नाम भी मार्च कप है, और शॉन मार्च इनके टैलेंट्स वाले परफॉर्मर होते ही हैं। इसके सिवाय जॉस फिलिपी, कैमरन बैंक्रॉफ्ट और मार्कस स्टोइनिस, इसके अलावा भी कुछ और प्लेयर्स थे जिन्होंने कुछ मैचों में, एक आध मैच में हो सकता है अच्छा करा हो, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली नहीं करा है, इसीलिए किसी का नाम नहीं है। ये बेस्ट परफॉर्मर्स है, ठीक है। मतलब कम से कम 2 मैचें में इन्होंने 50+ स्कोर जो है बनाया हुआ है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर एक नाम जो है हर सीजन में आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर आप एट द एंड ऑफ द सीजन इनके स्टेटिस्टिक्स देखने जाएंगे ना, तो हमेशा ही आपको लगेगा ये तो हाईएस्ट रन स्कोरर है, इन्होंने शायद बहुत ही बड़ा कुछ कर दिया होगा, और वो है कैलम फर्ग्यूसन, ठीक है। कैलम फर्ग्यूसन के बारे में एक बहुत ही यूनिक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे शेयर करूंगा आगे। इसके अलावा भी एलेक्स केरी, जिन्होंने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले थे, टॉम कूपर, जैक लेमन, इनके भी परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। बॉलिंग पे मिस्टर डोमेस्टिक जो कहा जाता है, एंड्रयू टाई, हमेशा ही डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा करते हैं। हालांकि पिछले सीजन में उतना अच्छा फॉर्म इनका नहीं था। हमेशा ये क्या होता है कि इकोनॉमिकल भी रहते हैं, विकेट भी लेते हैं। पिछले सीजन में विकेट कुछ मैचों में उनको मिला भी नहीं था, और थोड़े से आउट ऑफ द इकोनॉमी बॉक्स रहे थे। तो फिर भी आप देख सकते हैं अच्छे फिगर्स हैं, 5 मैच में 10 विकेट। उसके बाद रिचर्डसन, कुल्टन ऑयल, मार्कस स्टोइनिस, ये कुछ प्लेयर्स थे। साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगर वेश एगर और काय रिचर्डसन, माफ करना, झाई रिचर्डसन को मैंने काय रिचर्डसन बोल दिया है। केन रिचर्डसन और झाई रिचर्डसन जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ खेलते हैं, और ऑफकोर्स ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इनमें से जो प्लेयर्स के बारे में बताना जरूरी है, आप जैसे कि देख सकते हैं दोनों टीम मिलाकर हाईएस्ट रन स्कोरर थे कैलम फर्ग्यूसन। लेकिन आप नोटिस करेंगे ये जो 3 आप परफॉर्मेंसेज देख रहे हैं जहाँ पर उन्होंने 50+ स्कोर बनाया हुआ है, 3 में से 2 उन्होंने शतक लगाया था, ठीक है। इनका ऑब्जर्वेशन मेरा ये है, सीजन के शुरुआत में ये कभी भी, मतलब मैंने पिछले 2 सीजनों से देखा है, कोई भी मैच में इनका कोई स्टार्ट नहीं मिलता है। मतलब स्टार्ट मिलता है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ बड़ा इनिंग्स नहीं खेल पाते हैं, ठीक है। 30-40 के बीच में ही स्कोर रहता है, उस मतलब उससे भी कम। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट बिजनेस एंड की तरफ जाने लगता है, हर एक मैच पर आपको कैलम फर्ग्यूसन का रन जो है देखने को मिल जाता है। भले ही पूरी टीम एक तरफ से आउट हो जाए, लेकिन कैलम फर्ग्यूसन खड़े रहते हैं और वो रन भी बना के देते हैं। उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आपको इस जो है फिक्सचर में भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे।
इसके सिवाय एक और चीज़ जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑब्जर्वेशन रहा है, जो जिसके वजह से वो पिछले सीजन में चैंपियन हुए थे, वो है रही है उनकी बॉलिंग। आप देख सकते हैं ऐसे सारे जो इनके जो बॉलर्स के नाम यहाँ पे हैं, ये सारे के सारे कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के होकर खेल चुके हैं, और मतलब कुछ तो अभी भी खेल रहे हैं। बॉलिंग जो है इनकी बहुत अच्छी होती है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले सीजन का, वो है ये कि जब भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हों, उनके बैटिंग से शॉन मार्क्स को रखो। अगर मार्कस स्टोइनिस खेलते हैं, मार्कस स्टोइनिस को रखो, और मिनिमम 3 बॉलर, मिनिमम 3 स्पेशलिस्ट बॉलर इनकी टीम से ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा अपनी सामने वाली टीम को मतलब या तो ऑल आउट करवा देते हैं, या तो 8 से 9 विकेट तो निकालते ही हैं, चाहे वो बैटिंग उनकी एक बार के लिए फेल हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन बॉलिंग जो है इनका हमेशा अच्छा रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये चीज़ें आपके काम पे आएंगी। हो सकता है कल के मैच पे ही नहीं आए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात पे, कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह। अभी हम आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। मार्च कप का या फिर ऑस्ट्रेलिया की किसी भी डोमेस्टिक मैचेस का अगर हम बात करेंगे, तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है इनकी कि अगर आप जितना भी पुराना मैचेस क्यों ना देख लो, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2016 से हम स्टार्ट करेंगे, देखते रहो। पहला मैच देखो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 242, 9 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा बैटिंग इनका जो है नहीं हुआ था। बैंक्रॉफ्ट के रन थे, कैमरन वैलेंटे जो कि आज के मैच में खेलेंगे, वेस अगार इनके विकेट से। इसके सिवाय जो विकेट टेकर्स थे ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखिए कहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है। 242 रन भी उन्होंने चेज नहीं करने दिया। विदरॉल्ड, एलेक्स केरी, लेमन के कुछ रन। बॉलरों में से टाई तो अवेलेबल नहीं है, ये कोई भी अवेलेबल नहीं है। मैच जो हो गया टाई हो गया, ठीक है। अगला मैच देखो, 330 फॉर 7। देखिए 330 रन कंसीड किया, लेकिन 7 विकेट जो भी है जो गिराया। फर्ग्यूसन का रन। अच्छा, अभी आप एक चीज़ नोटिस करना, इस सीज़न में तो चलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया है, नहीं तो ये टूर्नामेंट जनरली शुरुआत होता था सितंबर में, ठीक है। सितंबर में होते होते नवंबर या दिसंबर तक ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता था। नोटिस करना, जब भी ये जो फिक्सचर के रन्स हैं अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में जब भी मैचेस आ रहे हैं, कैलम फर्गूसन का रन जो है नोटिस करना। और जैसे ही उसके पहले मतलब अक्टूबर के सेकंड वीक से पहले या सितंबर में कोई मैच आ रहे हैं, उस वक्त भी कैलम फर्गूसन का रन जो है नोटिस करना। अच्छा, ये देखो यहाँ पे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है परफॉर्मेंस मतलब मैच हुआ था, तो कैलम फर्गूसन का नाम नहीं है। अब अक्टूबर के सेकेंड वीक जैसे ही क्रॉस कर गए, कैलम फर्गूसन का रन देखिए, ठीक है। अच्छा, साथ में कूपर, लेमन तो है ही, और इसके बाद यहाँ पर 330 बनाया था साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीत हासिल करा था। और कैसे उनको जीतना पड़ा, बैटिंग से। कैलम फर्गूसन ने लीड किया, साथ में कूपर, लेमन के आपने यहाँ पर ही रन देखे होंगे, लेकिन अभी ये अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से भी कोई अवेलेबल नहीं है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श, ये भी अवेलेबल नहीं है। कूपर तब भी बॉलिंग भी करवाते थे और इनके 2 विकेट्स हैं। अच्छा, उसके बाद फिर से आप देखेंगे कि अक्टूबर 21, मतलब फिर से अक्टूबर के एंड में नवंबर की तरफ जा रहा है टूर्नामेंट। फिर से कैलम फर्गूसन का कुछ रन है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन रन है। साथ में हेड, कूपर यहाँ पर भी है। बॉलरों में से कोई अभी अवेलेबल नहीं है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया, रन जैसे ही कम बने, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चेस कर लिया। विकेट लेकिन आप पैरेलली देखते रहना कि कितना विकेट जो है गिर रहा है। 9 विकेट यहाँ पर भी गिरे थे। बैंक्रॉफ्ट, मिचेल मार्श, टर्नर, ये कुछ रन स्कोरर्स थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर लिया। एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग कोलैप्स हुआ था, ठीक है, बैटिंग उनकी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने चेस नहीं करने दिया। उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बनाया था 330, ठीक है, जो कि बड़ा स्कोर है, 7 विकेट, लेकिन यहाँ पर भी गिरे थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तो चेज नहीं कर पाई, लेकिन 325 इन्होंने ही बनाए थे। उसके बाद जैसे ही साउथ ऑस्ट्रेलिया ने एक लो स्कोरिंग मैच यहाँ पर करा, 248, 9 विकेट यहाँ पर भी गिराए थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने। नोटिस करना ये चीज़, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने आराम से यहाँ पर चेस कर लिया। उसके बाद सेकेंड लास्ट मैच भी अगर हम देखें, फिर से आप देखेंगे कि साउथ ऑस्ट्रेलिया बड़ा रन नहीं बना पाई। और ये देखिए सितंबर 22, फिर से फर्गूसन का ज़्यादा रन नहीं था, 34 ही था, आप बड़ा रन इसको नहीं कह सकते। केरी के रन थे, वैलेंटे, ये कुछ रन स्कोरर हैं। बॉलरों में से आपको डोमिनेशन जो है दिख जाएगा, हालांकि इनमें से कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया। ये कुछ परफॉर्मर्स थे, इनमें से कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। परफॉर्मर्स को आप गोली मारिए, अभी कोई भी इनमें से अवेलेबल नहीं है। और आखिरी जो मैच हुआ था, ये मैच हुआ था नवंबर में, ठीक है। जैसे ही नवंबर में हम आ गए, फर्गूसन का स्कोर आप देखिए, साउथ ऑस्ट्रेलिया वापस से ऑल आउट हो गई 246 पर, लेकिन फर्गूसन का स्कोर आप देखिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया था। तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में कभी कभार इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन बॉलिंग जो है हमेशा इनकी अच्छी हुई है। यहाँ पर वो मैच हार भी सकते थे, कैलम फर्गूसन लगभग मैच को निकाल चुके थे उनके हाथ से, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैच उन्होंने जीता। कुल्टन नाइल, स्टोइनिस, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने अच्छा करा। तो जो चीज़ नोटिस करने वाली है, एक ही मैच आपने देखा, और वो एक ही मैच पूरे फिक्सचर में आपने देखा, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जीता है।
कैसे जीता है? बैटिंग से। लेकिन उस मैच में भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों ने 7 विकेट जो थे निकाले हुए थे। मतलब बॉलिंग से तो आपको जो विकेट टेकिंग के पॉइंट है वो तो वो दे ही रहे हैं, भले ही इकोनॉमी का माइनस देके जाएँ। लेकिन उसके अलावा हर मैच पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का 10 विकेट या तो 9 विकेट या तो 10 विकेट गिराया ही है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों ने। ठीक है, भले ही उनकी बैटिंग जो है इनकन्सिस्टेंट हो, लेकिन बॉलिंग उनकी हमेशा अच्छी रही है। अच्छा, और कैलम फर्ग्यूसन का मैंने आपको बताया, या तो 30-32 के 30-35 के भीतर उनका रन है, और वो भी मैंने आपको टाइम दिखा दिया, और नहीं तो शतक के ऊपर। और जो बड़े स्कोर बने थे साउथ ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग से, उसको भी लीड किया था कैलम फर्ग्यूसन ने ही। ठीक है, आपने नोटिस करा होगा। तो कैलम फर्गूसन का ऑफकोर्स इस फिक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन शेयर किया, इसको बड़ी लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में इनको छोड़ना मत, क्योंकि एक बहुत ही मतलब एक ऐसा चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसके बाद आपको इनको स्मॉल लीग में छोड़ने नहीं पाओगे। तो जो चीज़ यहाँ पर बताने लायक था मैचेस के बारे में, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा। ठीक है, कौन सा एक स्पॉट है जहाँ पर आपको काम करना है और जहाँ पे कंसिस्टेंटली चीज़ें होती रही हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इनकंसिस्टेंट रही है, यहाँ पे हमेशा अच्छा नहीं हुआ है उनकी बैटिंग, लेकिन बॉलिंग उनके लिए हमेशा अच्छी रही है। कुछ बैट्समैन अब यहाँ पर हैं जो अच्छा करते थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं हैं, तो उनके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अभी आ जाते हैं समराइजेशन पे और देखते हैं क्या होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बाद। अगर हम बात करें तो अभी अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूं, तो जो नाम आपने ऊपर देखे हैं, टॉम कूपर, हालांकि औसत बहुत ख़राब है इनका, 26 का औसत आ जाता है, सिर्फ एक ही 50 का स्कोर है। कैलम फर्गूसन देखिए, 6 मैच 500 रन, 3 शतक, 100 का एवरेज, बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन है। 6 में से 3 में उन्होंने शतक लगाया है, 3 में नहीं लगाया है, और जब शतक लगाया है तब काफ़ी बड़ा लगाया है, और एवरेज इनका 100, बिल्कुल डॉट 100 पर है। ठीक है, तो कैलम फर्गूसन का क्या चला है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि स्मॉल लीग में इनको छोड़ना नहीं। कुछ लोग कैप्टन भास्कर ने बना सकते हैं, बाकी ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये पिछले 2-3 सीजन का है, ज़रूरी नहीं इसी दिन भी हो, तो इसीलिए स्मॉल लीग में नहीं छोड़ना। अगर आप बैकअप टीम बना रहे हो या बड़ी लीग खेल रहे हो, वहाँ पर आप सोच सकते हो। इसके सिवाय एलेक्स केरी का भी बहुत खास नहीं है, 33। ट्रेविस हेड 2 मैच उन्होंने खेला है, एक में दोहरा शतक लगाया था उन्होंने, और दूसरे में भी 34 का रन है। तो ट्रेविस हेड मतलब दोनों ही बार जो है अच्छा कर चुके हैं, बाकी ज़्यादा उन्होंने मैचेस तो खेले नहीं हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ट्रेविस हेड के बारे में बताना लायक, सब कुछ देखते रहो बस। वेस्ट इंडीज की तरफ से बात करी जाए तो यहाँ पर बैटिंग में कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कैमरन बैनक्रॉफ्ट 4 में से 2 बार 50+ स्कोर है, 70 का औसत। बहुत लोग इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, मुझे जितना समझ में आ रहा है अभी तक। लेकिन इनके कुछ चीज़ें और भी आगे मैं दिखाऊंगा, और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं। शॉन मार्श 1 शतक, बाकी और कुछ नहीं है, मतलब 4 में से 1 उन्होंने शतक लगाया, और बाकी 3 इनिंग्स मिलाकर 69, तो बड़ा स्कोर तो नहीं नजर आया है कंसिस्टेंटली। और मिशेल मार्श जो कि अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ नाम हैं जिन्होंने अच्छा करा हुआ है साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ये सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, यहाँ से सिर्फ ये 2 ही अवेलेबल होंगे। बॉलरों में से बात करी जाए तो कोई भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो बातें करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप जो स्टैटिस्टिक्स हैं यहाँ से डिफरेंस समझ सकते हैं कि किस टीम की बॉलिंग जो है बेहतर रही है। अच्छा, तो यह है सॉरी, ये है इंडिविजुअल परफॉर्मर्स, ये है हेड टू हेड की सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आप कुछ भूल गए होंगे तो वीडियो बैक करके देख लेना, आई होप सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। अभी हम आएंगे ग्राउंड के बारे में। ठीक है, हेड टू हेड में क्या क्या चीज़ें हैं, आज आपने नोटिस करा होगा ध्यान से। एक चीज़ आपने एक और नोटिस करी होगी कि देखिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी है तो वो सामने वाली टीम को रन नहीं बनाने दे रहे हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इनकंसिस्टेंट है तो उनसे भी बहुत कंसिस्टेंटली बड़े बड़े स्कोर्स नहीं बन रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर हमें कम स्कोर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक ही मैच था जो शायद सिडनी में हुआ था, वही एक मैच था जहाँ पर जो है काफ़ी बड़े स्कोर्स हमने बनते हुए देखे थे। जी हाँ, ये वाला मैच। इसके अलावा अगर हम पर्थ में जो मैचेस हुए हैं उसको कंसीडर करें, ज़रूरी नहीं इसी ग्राउंड पर हो, लेकिन पर्थ के किसी ग्राउंड पर अगर हम जो मैचेस हुए हैं उसको कंसीडर करें तो जो कॉमन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला जो मैच था ये 2016 का मैच है, 242 बनाया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका को चीज़ नहीं करने दिया था। कैमरन बैनक्रॉफ्ट, कैमरन वेरेंटे, वेस एगर, यहाँ से विदरॉन केरी, ये सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। सामने किसी की शादी हो रही है तो यहाँ पर बराबर बम फोड़े जा रहे हैं, तो इग्नोर करना। अच्छा, और दूसरा जो मैच हुआ था ये हुआ था 2018 में, यहाँ पर भी हमें जो है बैटिंग में कोलैप्स देखने को मिला था साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन केरी और यहाँ से वैलेंटे, ये कुछ कॉमन परफॉर्मर्स हमें देखने को मिले हैं, और तो कोई अवेलेबल नहीं है कॉमन परफॉर्मर्स में से। तो ये कुछ नाम हैं, केरी, वैलेंटे यहाँ से, और ऊपर भी हमने केरी और वैलेंटे के नाम देखे हैं, केरी का यहाँ से और वैलेंटे की बॉलिंग। ठीक है, अच्छा,
तो ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड बताने लायक था। परफॉर्मर्स, मैचेस, स्कोर्स, ऑब्जर्वेशन, सब कुछ मैंने आपसे शेयर कर दिया। अभी आ जाता है ग्राउंड के बारे में, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि इस ग्राउंड में हमें कॉमन परफॉर्मेंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी वही सेम दो नाम जो ऊपर आपने देखा, शॉन मार्क्स और कैमरन बैंक्रॉफ्ट। लेकिन शॉन मार्क्स का औसत इस ग्राउंड पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 82.25। हालांकि जो दो मैचेस आपने ऊपर देखे हैं वहाँ पर शायद एक में भी शॉन मार्क्स का रन नहीं था जो उन्होंने इस टीम के अगेंस्ट में खेला था, यहाँ पर भी नहीं था और यहाँ पर भी नहीं था। तो ओवरऑल तो इस ग्राउंड पर का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट में, मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, इन्होंने इस ग्राउंड पर रन नहीं बनाया हुआ है। कैमरन बैंक्रॉफ्ट हालांकि एक मैच उनका रन था, एक में नहीं। 67 का औसत यहाँ पर भी है। जॉस फिलिप भी अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से बात करी जाए तो इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो बात करके फ़ायदा नहीं है। अभी आ जाते हैं और देखते हैं जब यहाँ पर मैचेस होते हैं, मतलब डोमेस्टिक के ही मैचेस हम कंसीडर करेंगे, जाहिर सी बात है, तो कैसे कैसे स्कोर्स बनते हैं, क्या क्या होता है। तो ये जो था आखिरी मैच आपने देखा, दोनों टीमों का जो आखिरी मैच इस ग्राउंड पे हुआ था वो तो आपने देख ही लिया। उसके बाद अगले मैचेस अगर हम देखेंगे तो ये न्यू साउथ वेल्स का कैसे मैच था, फिर से देखिए 10 विकेट गिरा दिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों ने। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको ग्रीन दिख जाएंगे जो अवेलेबल हैं, और जोएल पैरिस जिनके 2 विकेट रहे हैं, मतलब ये जो आखिरी बार खेले गए हैं इन्होंने विकेट निकाला था यहाँ पे। जोएल पैरिस ज़्यादा कंसिस्टेंटली खेले नहीं थे पिछले सीजन में, लेकिन ये जो आखिरी मैच वो खेल के गए हैं उन्होंने विकेट निकाला था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रन बनाने वाले प्लेयरों में से और तो यहाँ पे कोई नहीं है। अगला मैच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा टोटल बनाया था विक्टोरिया के अगेंस्ट में, 386 लीड किया था। बैंक्रॉफ्ट, स्टॉइनिस, फिलिपी। बैंक्रॉफ्ट यहाँ पर आपको दिखेंगे कि काफ़ी बड़ा बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा करके रखा हुआ है। बॉलरों में से पेसर्स का ही है ज़्यादा से ज़्यादा विकेट, और एक आध विकेट बीच में स्पिनर्स को मिल सकता है। और यहाँ से एस्टन आगर हैं ये जो खेल रहे थे। अगला मैच अगर हम देखेंगे तो फिर से आपको दिखेगा कि 312 रन बनाया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन सामने वाली टीम को वो बिल्कुल भी खेलने नहीं देते हैं, पेसर्स के ही सारे विकेट। यहाँ पर बैंक्रॉफ्ट का फिक्स के स्कोर है। और आखिरी मैच फिर से 281 फॉर 9, फिर से बैंक्रॉफ्ट का स्कोर शॉन मार्क्स के साथ। ये तो अवेलेबल नहीं है, पेसर्स के ज़्यादा से ज़्यादा विकेट। विक्टोरिया का कैसे मैच था, 20 ओवर में 165 तो बनाया था, लेकिन 8 विकेट भी गिरे थे। और जो हमेशा ही होता है, केली स्टॉइनिस ने बॉलिंग से भी करा था, लेकिन इनमें से भी कोई अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वैसे तो बहुत बड़े स्कोर्स यहाँ पर रेगुलरली बनते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई टीम बनाती है तो वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। एक और चीज़ कि जो बॉलिंग है वो हमें हेड टू हेड में जैसे देखने को मिली थी, यहाँ पर भी हमें वही चीज़ देखने को मिली। कंसिस्टेंटली उन्होंने बॉलिंग से डोमिनेट करके रखा हुआ है। यहाँ पर तो चलिए 20 ओवर का मैच हुआ था, लेकिन फिर भी 165 फॉर 8 यहाँ पर। उसके बाद से देखो 210 पर निपटा दिया, 261 निपटा दिया। हालांकि रन बने थे, रनों की गति अच्छी थी, लेकिन विकेट भी बराबर गिरे। उसके बाद यहाँ पर 204 पर निपटा दिया। यहाँ पर भी जो आखिरी हेड टू हेड मैच हुआ था 237 फॉर 9। तो आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि इस ग्राउंड पे बॉलिंग जो है हमेशा कंसिस्टेंट रही है, भले ही बैटिंग थोड़ी एक दिन के लिए इनकंसिस्टेंट हो भी जाए, ठीक है। कुछ कॉमन परफॉर्मर जो आपने ऊपर देखे उनमें से ही है, पेसर्स का ही अपर हैंड है, जो ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। अच्छा, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो चलिए सारे रिकॉर्ड्स वगैरह हो गए, सारे ऑब्जर्वेशन हो गए, हेड टू हेड हो गया, ग्राउंड हो गया। अभी मैं एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है इस मैच पर। वो क्या है, आज मतलब आज तक शेफील्ड शील्ड का मैच जो है इसी ग्राउंड पे हुआ है, इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे हुआ है, ठीक है। मतलब 4 डे मैचेस होते हैं और चौथा दिन था आज, तो शेफील्ड शील्ड के मैचेस जो है हुए थे। इस मैच में कुछ परफॉर्मर्स हमें देखने को मिले हैं, दोनों ही टीमों के बीच में हुआ था, तो हेड टू हेड का भी मामला आपके लिए हो गया। और रिसेंटली मतलब आज ही ये जो है परफॉर्मर्स परफॉर्म करके आए हैं, जिससे जो मैच खत्म हुआ है वहाँ पे, तो एक रिसेंट मोमेंटम भी इन प्लेयर्स के पास होगा। एक और चीज़ जो ऑब्जर्वेशन लेने वाली है वो ये है कि देखिए 4 डे मैचेस हुए हैं, मतलब 4 दिन लगातार यहाँ पे मैचेस हुए हैं। ऑफकोर्स बीच में कुछ मतलब रेस्ट वगैरह भी मिला होगा पिच को, लेकिन 4 दिन लगातार मैचेस हुए हैं। अगर आप कंसीडर करिए, समझ लीजिए अगर 5 दिन का मैच होता है, मतलब कल भी मैच होने जा रहा है, तो ये 5th डे ही हुआ। ये देखिए February 25 से March 1 तक, मतलब लगातार 4 दिन तो मैच हुए ही हैं। कल भी मैच होगा, भले ही बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट मिला हो पिच को, लेकिन ऐसे ही 5 डे जो मैचेस होते हैं वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये मैच आप कंसीडर कर सकते हैं कि 5th डे ऑफ द टेस्ट मैच या फर्स्ट क्लास मैच, इसके हिसाब से भी। अभी हमें ये नहीं पता है कि जिस पिच पर फर्स्ट क्लास मैच जो ये खेला गया था 4 दिन का, उसी पर्टिकुलर पिच पे ये मैच भी खेला जाएगा या नहीं। अगर खेला जाता है तो अनडाउटेडली ये पिच 5th डे की पिच की तरह ही बिहेव करेगी, ये एकदम नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कौन सी पिच यूज़ होगी। तो हम जब टीम बनाएंगे ना,
तो ये चीज़ कॉन्सिडरेशन में रख के बनाएंगे कि ये पिच सेम पिच वाली हो सकती है जहाँ पे 4 डे मैचेस भी हुए हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपको भी पता होगा, सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि 5 डे मैचेस में 5th डे पे क्या होता है पिच पे। ठीक है, पिच में जो है करारे आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, स्पिनर्स को रोल मिलने लगता है, रन्स बनते हैं कम। और जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया कि एक गलती हमने करी थी आखिरी मैच पे, वो गलती हम यहाँ पे नहीं दोहराएंगे। और वो था यही कि आखिरी जो मार्च कप का मैच हमने कवर करा था, तास्मानिया का मैच था शायद, विक्टोरिया के अगेंस्ट में, विक्टोरिया नहीं, न्यू साउथ वेल्स ऐसा कुछ होगा, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा, तास्मानिया का मैच था, कोई स्टूडेंट के अगेंस्ट में मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, तो वहाँ पर भी हमने ये एक ऑब्जर्वेशन जो रखा था कि शेफील्ड शील्ड का मैच सेम ग्राउंड पे हुआ है, 4 दिन का मैच पूरा हुआ था, लेकिन हमने ये 5वां दिन का जो फैक्टर है वो कंसिडर नहीं करा था। और आपको याद होगा कि ये उस मैच पे स्पिनर्स जो खेल रहे थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। कुनेमन जो खेल रहे थे क्वींसलैंड के होकर दूसरे इनिंग्स पर, उन्होंने बंचेस में विकेट निकाले थे, जो फैक्टर हम कंसिडर ही नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार हम ये गलती नहीं करेंगे। हमें पता नहीं है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है कि कौन से बीच पर मैच होगा, लेकिन ये एक कंसिडरेशन है जो रख के हम हमारी टीम जो है बनाएंगे। अच्छा, ये सब कुछ टीम बनाने के बाद समय मैं फिर से रिमाइंड करवा दूंगा। अच्छा, ये जो ग्राउंड पे जो रिसेंट जो मैच हुए हैं, यहाँ पर क्या हुआ था, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने 510 बनाए थे पहले इनिंग्स पर। ट्रेविस हेड दौड़ शतक उन्होंने बनाया था। बॉलरों में से गैनन जो आपको कॉमन मिल जाएंगे, और कोई उस तरह से अवेलेबल नहीं है। इसके सिवाय गुथरी और हार्डी के भी एक करके विकेट थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में तो बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया था। फिर से बैंक्रॉफ्ट का नाम आपको मिल रहा है, उन्होंने शतक लगाया था। और कैमरन ग्रीन मैन एट द मोमेंट चल रहे हैं, ये हाईएस्ट रन स्कोरर हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फर्स्ट क्लास में। थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा रहे हैं। पिछले सीजन तक तो इनको बॉलर की तरह यूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पर एज एन बैटिंग ऑलराउंडर यूज़ किया जा रहा है। बॉलिंग कितना करवाएंगे पता नहीं, लेकिन बैटिंग में कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, ये क्या ही बताएं। और यहाँ पर एक शतक भी वो लगा के आए हैं। बॉलरों में से वेशैगर और डैनियल वोराल, ये कुछ कॉमन है जो अभी भी स्क्वाड में है। दूसरे इनिंग्स में क्या हुआ था, साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में दिक्कतें आई थी। ठीक है, 230 बनाने के लिए 9 विकेट गिराने पड़े उनको। एलेक्स केरी और हैरी नियल्सन इनके रन स्कोरर्स थे। यहाँ पर गैनन के दूसरे इनिंग्स में विकेट था। ओ कॉर्नर के साथ, ओ कॉर्नर राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर हैं। फर्स्ट इनिंग्स में आपको इनका कोई नामो निशान देखने को नहीं मिला, लेकिन दूसरे इनिंग्स पर उन्होंने 3 विकेट निकाला था। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जैसे चौथे दिन पे आ गई ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ गई थी। 148 और किसी तरीके से उन्होंने बस मैच बचाया था। शॉन मार्स का रन था, बॉलरों में से वोराल और ग्रांट खेल रहे थे, उनके यहाँ पर विकेट्स भी थे। मैच किसी तरीके से बचाया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने। अगर शायद 10 ओवर का मैच और होता तो आराम से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हार भी सकती थी। ठीक है, तो ये है चीज़ें कि 4 दिन के मैचेस में तो ये तो हालत हो गया था तीसरे और चौथे दिन में बैटिंग करने वाली टीम की। अभी अगर सेम पिच पर कल का मैच भी होता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है बैटिंग टीम का, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन से पिच पर मैच होगा। अभी देखिए, नॉर्मल कंडीशन में भी हमने जो है लो स्कोरिंग इनकाउंटर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा बनते हुए देखे हैं। एक आध इनिंग्स आया है जो 300 के ओवर बना है, और वो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाया है। और अगर सेम पिच पर मैच हो जाता है तो जो लो स्कोरिंग का ट्रेंड है ना, लो स्कोरिंग इनकाउंटर्स का, वो फिर से कंटिन्यूड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पिच पे मैच हो रहा है, पता तो शायद नहीं चलेगा मैच खत्म होने से पहले, लेकिन एक आइडिया हम लगा सकते हैं टॉस के टाइम पे। हमें देखना पड़ेगा टॉस क्या हो रहा है, टीम किस तरह के प्लेयर्स के साथ उतर रही है। मुझे जितना समझ में आ रहा है, अगर सेम पिच पे मैच होता है तो आराम से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी पहले, और चाहिए कि दूसरे इनिंग्स में जो टीम मतलब जो सामने वाली टीम है उनको बैटिंग पे भेजा जाए, ताकि जो पिच पे जो प्रॉब्लम्स है बैटिंग के लिए जो होने वाला है वो और भी ज़्यादा हो जाए दूसरे इनिंग्स पर, और स्पिनर्स भर भर के वहाँ पे हेल्प मतलब वो ले सके। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा। देखिए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। प्लेइंग इलेवन की बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो है, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी सारे नए प्लेयर्स आने वाले हैं दोनों टीमों में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सैम वाइटमैन ओपनिंग करने चाहिए, फर्स्ट क्लास में इन्होंने रेगुलरली ओपनिंग करा हुआ है। निकोलस हॉब्सन इनका शायद नाम है इनके साथ। उसके बाद शॉन मार्स, बैंक्रॉफ्ट इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, आरन हार्डी, जोएल पेरिस, कैमरन गैनन, ओकॉनर और लियम गुथरी। इनमें से जिन प्लेयर्स के ऊपर मैं आपको फोकस करवाना चाहूँगा, सैम वाइटमैन ने सीज़न का शुरुआत बहुत ही अच्छा करा था शेफील्ड शील्ड में, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे वो लय में नहीं नज़र आए हैं, और रिसेंट मैचेस में वो ड्रॉप भी हो चुके थे। निकोलस हॉब्सन कल का जो दिन था वहाँ पर भी उन्होंने शतक लगाया हुआ है। डोमेस्टिक सर्किट में कंसिस्टेंट स्कोरर माने जाते हैं, और एडी लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में ये बहुत ही रिलायबल प्लेयर माने जाते हैं। ओपनिंग है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, थोड़ी सी पार्ट टाइम बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन बॉलिंग आप इग्नोर कर लो।
तो ये एक बहुत ही अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए। हालांकि हो सकता है इसी मैच पे मैं नहीं कहूँगा कि आप ले लो अपनी टीम में, बड़ी लीग में ले सकते हो, लेकिन आने वाले समय में आपको ज़रूर इनकी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद शॉन मार्स, बैक्रॉफ्ट तो आपकी टीम में हो ही गए। जॉस इंग्लिश भी अच्छे फॉर्म पर रहे हैं शेफील्ड शील्ड में। कैमरन ग्रीन, इनको मैं मिस नहीं करूँगा आज के मैच में किसी भी तरीके से, जिस फॉर्म पर ये हैं। और आखिरी जो मैच उन्होंने खेल के गए हैं इस ग्राउंड पर, वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्म करा हुआ है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, और मतलब मैन एट द मोमेंट चल रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके से आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। बॉलिंग भी मुझे लगता है डिसेंट ओवर करवाएंगे ये। उसके बाद आरोन हार्डी, जोएल पेरिस, कैमरन गैरन और ओकॉनर, ये यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है जोएल पेरिस और कैमरन गैरन आपके लिए पेस अटैक को लीड करते हुए दिखेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। आरोन हार्डी ये काइंड ऑफ ऑलराउंडर ही हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, और अगर दूसरी इनिंग में बॉलिंग मिलती है और अगर आपको स्पिनर ढूंढना है तो यहाँ पर आप लियाम ओकॉनर को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बेंच पे एक दो और ऑप्शंस होंगे, जैसे कि ब्रैडली होफ, क्रिश्चियन स्टोबो, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ खास बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ब्रैडली होप खेलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। ये प्रॉपर ऑलराउंडर हैं और ये डोमेस्टिक सर्किट में रेगुलर लीडर बोर्ड टॉप करते हैं, स्पेशली बैटिंग से। बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी है। तो दो ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम शायद किसी ने नहीं सुना होगा उस तरह से, एक है निकोलस हॉब्सन और दूसरे हैं ब्रैडली होप। बड़ी लीग के लिए मैं कहूँगा इनको ज़रूर कंसिडर करना। कैप्टन वाइस कैप्टन शायद नहीं बनाओ, लेकिन टीम में ज़रूर रख लेना। छोटी लीग में आप इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो विदरॉल्ड बहुत अच्छे फॉर्म पर तो नहीं थे फर्स्ट क्लास में, और रिसेंटली ड्रॉप्ड भी हो चुके थे, लेकिन लिमिटेड ओवर क्रिकेट अलग क्रिकेट होता है और आप फर्स्ट क्लास के कंपेयर नहीं कर सकते। कैलम फर्गूसन के साथ ओपनिंग करेंगे। उसके बाद एलेक्स केरी, ट्रेविस हेड, टॉम कूपर, नियल्सन, वैलेंटे हात्ज़ोग्लू, कोरी केली या डेविड ग्रांट में से कोई एक। डेविड ग्रांट याद रखना आखिरी मैच पर भी विकेट निकाल के आ रहे हैं। और उसके बाद वेशा का डैनियल वोडाल। इनमें से अगर बताया जाए तो देखिए विदरॉल फॉर्म पे नहीं थे, ठीक है, और ये ड्रॉट भी हो चुके थे। अभी कुछ खास रिकॉर्ड्स भी इनके नहीं हैं, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी बीबीएल से काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, तो हो सकता है कुछ लोग इनको टीम में ले भी लें, लेकिन मुझे कुछ खास प्रेफरेंस नहीं होगा। कैलम फर्गूसन का क्या बात है, मैंने बता दिया, स्मॉल लीग में ड्रॉप मत कर लेना, बड़ी लीग में अगर आप चाहो रिस्क ले सकते हो, या फिर बैकअप टीम में भी। एलेक्स केरी आपके लिए वैसे भी फर्स्ट चॉइस कीपर होने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई बात करने की जगह नहीं है। ट्रेविस हेड, आपने देखा आखिरी मैच पर जो इस ग्राउंड में वो खेल के गए हैं कुछ दिन पहले ही, दोहरा शतक लगा के आए हैं, और अगर पिच स्लो होता है तो इनकी बॉलिंग भी घातक हो सकती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं इस सीज़न में। मेरे ख्याल से 800 के ऊपर रन बना चुके हैं शेफील्ड शील्ड में। देयर इज़ नो रीज़न, नो वे कि आप इनको अपने टीम से ड्रॉप करने की मतलब सोच भी नहीं सकते। इवन मुझे लगता है कि इनसे बेहतर कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस भी आपके लिए नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे ट्रेविस हेड के बारे में नेगेटिव अभी तक दिख रहा हो। फॉर्म पे हैं, बॉलिंग इनकी काम पे आ सकती है। रिसेंट जो कुछ दिन पहले ही खेल के गए हैं, दोहरा शतक लगा के आ रहे हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस होगा अभी इस कंडीशन के बारे में। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, और क्या चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद टॉम कूपर हैं, नियल्सन भी ठीक ठाक खेल के आए हैं, बड़ी लीग में ट्राइबल ऑप्शन है। कैमरन वैलेंटे आखिरी बार जो खेल के गए हैं, दोनों ही मैच में इनका कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था, और हमेशा ही लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अच्छा करते हैं। हात्ज़ोग्लू, इनका कुछ भी मुझे नहीं मिला है डोमेस्टिक सर्किट में, लिमिटेड ओवर 50 ओवर क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ये उससे भी लोअर लेवल जो क्रिकेट होता है, मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यहाँ पर सेकंड ग्रेड क्रिकेट में इन्होंने कुछ करा हुआ होगा, और बीबीएल में भी इन्होंने शायद अच्छा करा था, तो इस हिसाब से काफ़ी लोग इनको ले रहे हैं अभी के लिए, तो मैं जितना देख रहा हूँ। बाकी राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर हैं, सेकेंडरीज में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि लियाम ओकॉनर मैंने ऊपर से बताया, और यहाँ पर भी ये बॉलरों में से। बाकी अगर बात करें तो वेश हॉगर्ड और डैनियल वोडाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। डैनियल वोडाल ने रिसेंटली जो मैच खेला है इस ग्राउंड पर, शेफील्ड शील्ड ही हो, लेकिन दोनों ही मैच में उनके विकेट वगैरह है, कंसिस्टेंट निकाला हुआ है। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया को अभी के लिए सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से एलेक्स केरी और ट्रेविस हेड, इनका जो है कैप्टन वाइस कैप्टन का बनाने का जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कैलम फर्गूसन और विदरॉल्ड, रिस्क लेना है तो टॉम कूपर के साथ, जिनके रिकॉर्ड्स तो कभी भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ रन आपको बना के दे सकते हैं। और हैरी नियल्सन, बॉलरों में से वोडाल एक कॉन्सिडरेशन पे आप रख सकते हो। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शॉन मार्स और कैमरन बैक्रॉफ्ट। कैमरन बैक्रॉफ्ट को मैं आज के मैच में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करने वाला। हो सकता है बड़ी लीग में एक बार के लिए मैं शॉन मार्स की तरफ भी जाऊं, लेकिन कैमरन बैक्रॉफ्ट को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो। और रिसेंटली शतक भी लगा के आ रहे हैं शेफील्ड शील्ड में भी। उसके बाद कैमरन ग्रीन और जॉस इंग्लिश। रिस्क लेना है तो हॉब्सन और ब्रैडली होप में से कोई अगर खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हो आप। छोटी लीग में रिस्क हो जाएगा, मैं यही कहूँगा, क्योंकि अगर इनको लेने जाते हो आप, क्योंकि ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर तो है नहीं। निचले पायदान वाले क्रिकेट में अच्छा करके आए हैं, लेकिन उस तरह से इस लेवल में अच्छा नहीं करा है, अभी तक कुछ भी नहीं करा है, तो इसीलिए मैंने कहा बड़ी लीग के लिए।
और कैमरन गैरन और आरोन हंटी में से कैमरन गैरन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि अगर मुझे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी बॉलर को लेना है तो पहले कैमरन गैरन को मैं ही लूँगा। ये ओपनिंग बॉलिंग पे भी आएंगे और थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं और अच्छे फॉर्म पर भी रहे हैं सिविल में, तो इसीलिए तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर। अभी भी एक प्लेयर मेरे को लेना है, तो जो प्लेयर्स मैं स्मॉल लीग में मिस नहीं करूँगा, एलेक्स केरी, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, शॉन मार्श, ये स्मॉल लीग की किसी भी टीम में मेरे मिस नहीं होंगे। और इसके सिवाय ट्रेविस हेड, ग्रीन, यहाँ से गैनन और वेशैगर, ठीक है। ये जो 6-7 प्लेयर्स हैं ये मेरे स्मॉल लीग के किसी भी टीम में, अगर मैं जितना भी टीम है ना या फिर मिली तक जितनी भी टीम में बनाऊंगा वो मिस नहीं होंगे। मैं रिस्क कहाँ पे ले सकता हूँ, कैरन फर्ग्यूसन के ऊपर। क्या लॉजिक है मैंने आपको बता दिया है। हालांकि स्मॉल लीग में फर्स्ट जो टीम आप बना रहे हो वहाँ पर बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इनके रिकॉर्ड्स कोई भी ख़राब नहीं है और अगर चलेंगे तो आपने देख ही लिया कहाँ तक वो चलते हैं। शॉन मार्क्स को भी मिस मत कर लेना, बड़ी लीग में आप सोच सकते हो। अच्छा, बॉलरों में से मैंने यहाँ पर डैनियल वुडाल को लिया है। सिलेक्शन परसेंटेज इनका हाई ही है और रिसेंट जो मैचेस ये खेल के गए हैं यहाँ पर दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने अच्छा खासा विकेट निकाला हुआ है। और जोएल पैरिस को मैंने रखा है क्योंकि जोएल पैरिस के जो रिकॉर्ड्स हैं इस ग्राउंड पे डिसेंट रहे हैं। जोएल पैरिस भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो सकता है, तो अगर आप चाहो तो इनको हटा भी सकते हो और इनके जगह पर आप यहाँ पे हार्डी को ले सकते हो। हार्डी थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेंगे। यहाँ पर एक जो स्पॉट बचा हुआ है, यहाँ पर मैं किसी स्पिनर को ऐड करूँगा जो भी दूसरे इनिंग में स्पेशली बॉलिंग करने आएंगे। हैट्ज़ोग्लू के बारे में देखिए, हैट्ज़ोग्लू जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मेन स्पिनर होने वाले हैं, लेकिन इनका कुछ भी मुझे नहीं मिला है, मैं सही बता रहा हूँ। बीबीएल के ऊपर बेस करके अगर आप लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा। बीबीएल अलग क्रिकेट होती है और ये अलग है। बाकी लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन अगर दूसरे इनिंग में बॉलिंग करती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पर लियम ओकॉनर मेरे ऑप्शन है। और आपने देख भी लिया शेफील्ड शील्ड के दूसरे इनिंग में उन्होंने विकेट भी निकाला हुआ था, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप ले सकते हो कुछ या फिर कुछ कर सकते हो। विदरॉड को लोग ले रहे हैं। सैम वाइटमैन सीजन के एंड में तो आते आते उतना अच्छा फॉर्म वो नहीं दिखा रहे थे, वैसे भी सिलेक्शन परसेंटेज कम ही हो चुका है, इसीलिए मैंने नहीं लिया है। बड़ी लीग के लिए यहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं जो काफ़ी डिसेंट नज़र आते हैं मुझे। एक तो है हॉब्सन और दूसरे है होप थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा लेंगे। कीपर सेक्शन में जॉश इंग्लिश को काफ़ी लोग ले रहे हैं और हैरी नील्सन कंपैरेटिवली बेटर फॉर्म पे नजर आए हैं। जॉश इंग्लिश भी अच्छे फॉर्म पर थे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा बैटिंग हैवी टीम नहीं बनाना चाहता था तो इसीलिए मैंने इनिशियली इग्नोर करा है। लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, जॉश इंग्लिश अच्छे फॉर्म पर रहे हैं सिविल शील्ड में हैरी नील्सन के साथ। और बॉलरों में से तो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे नहीं खेलेंगे, जो खेलेंगे मुझे लगता है इनमें से ये तीनों ही बेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी जो स्पिनर आप अगर ऐड करना चाहो दूसरे इनिंग के लिए तो वो ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि 3 मिनिमम बॉलर जो है रखना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, भले ही आप ऑलराउंडर को इनको इंक्लूड कर लो, क्योंकि हिस्ट्री ये है और ट्रेंड भी यही है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भले ही बैटिंग से कुछ अच्छा नहीं कर पाए लेकिन बॉलिंग पे ये जनरली फेल होते नहीं हैं, ठीक है। भले ही बहुत सारे यंग प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, नए प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। अभी क्या है कि हमें पता नहीं है कि किस तरह के पिच पे मैच होगा, तो उसी हिसाब से ये जो है मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है। आप क्या कर सकते हो कि जो सिलेक्शन परसेंटेज वाले बॉलर हैं आप उनको रख लो स्मॉल लीग में, अगर आपको सेव जाना है तो स्पिनर का एक इंक्लूशन अगर आप कर सकते हो तो कर लो। और बैटिंग में एक और जो एक्स्ट्रा प्लेयर आप ऐड कर सकते हो। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही टीमों की जो बॉलिंग है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो हिस्टोरिकली भी अच्छी होती नहीं है, यहाँ पर भी उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन दोनों टीमों की जो बॉलिंग है वो मुझे काफ़ी इनएक्सपीरियंस नज़र आ रही है, ठीक है। 1-2 प्लेयर को छोड़ के ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद पहला मैच खेलेंगे या ज़्यादा मैचेस खेले नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है अगर समझ लीजिए नए पिच पे मैच हो, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन हो और सामने इतनी वीकर बॉलिंग हो दोनों ही टीमों की, तो रन भी बन सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर रन हालांकि बनते हुए भी देखा है। पहले जितने भी मैचेस इस ग्राउंड पे हुए थे सारे मैचेस में वो बड़े बड़े बॉलर्स खेलते थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन यहाँ पे कुछ इनएक्सपीरियंस बॉलर्स भी हैं, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करा है जो बैट्समैन है, जो प्रॉपर बैट्समैन है जो मुझे बड़ी इनिंग्स खेल के दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग पे भी मैंने बैलेंस रख के यहाँ पर टीम बनाने की कोशिश करी है। बाकी अगर आपको कुछ अलग लगे तो आप अलग कर सकते हो वीडियो को पूरा सही से देख के, ठीक है। कैप्टन मस्करन चॉइस की बात करें तो मैंने तो बता ही दिया, ट्रेविस हेड के अलावा मुझे अभी के लिए तो कुछ सोच नहीं रहा है। बाकी देखना पड़ेगा कि टॉस के टाइम कैप्टन्स क्या कह रहे हैं, कुछ अलग हट के अगर कुछ कहते हैं तो हो सकता है अलग मैं सोच भी लूँ, लेकिन अभी के लिए ट्रेविस हेड के अलावा मुझे कुछ सोच नहीं रहा है। सेफेस्ट हो सकते हैं यही। इसके अलावा कैमरन ग्रीन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको रिस्क लेना है किसी बैट्समैन के ऊपर तो यहाँ पर एलेक्स केरी के साथ काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो आप इनके ऊपर ले सकते हो। वैसे भी कीपिंग के पॉइंट्स आपको दे ही देंगे। और कैमरन बैनक्रॉफ्ट,
ठीक है। कैलम फर्गूसन को मैं इनिशियली स्मॉल लीग के लिए तो नहीं कहूँगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसी हिसाब से, नहीं तो रिकॉर्ड्स इनके कहीं पे बुरे नहीं है। दोनों टीम मिलाकर हाईएस्ट रन स्कोर और हाईएस्ट एवरेज सब कुछ इनका ही है, और जिस दिन चले हैं बहुत लंबा गए हैं, लेकिन बस एक ऑब्जर्वेशन है, कुछ है नेगेटिव बताने लायक तो वही है। बाकी आपकी मर्जी अगर आप चाहना चाहो तो मेरे, लेकिन मेरे लिए ये जो चार मैंने बताए, हेड, ग्रीन, बैनक्रॉफ्ट और केरी, यही डिसेंट मेरे लिए अभी के लिए स्मॉल लीग के शॉर्ट लिस्ट में आएंगे कैप्टन भास्कर चॉइस के लिए। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।